नमस्कार साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज जो है हम फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आए हैं और उम्मीद ये करेंगे कि आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी में हमारा भी कुछ योगदान है, या आप ये कह सकते हैं कि हम भी कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं ताकि आपका जो है पेपर अच्छे से जाए। तो उसके लिए कुछ मेन टॉपिक से हम रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसे आप जो है करेंगे अपने से, और फिर अगर आपसे नहीं होगा तो उसको हम करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर flows through a conductor for 2 minutes. Then क्वेश्चन पहला कर रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए, हम भी इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ये काम करना है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो काम है ये करना है कि क्या क्या डाटा गिवन है उसे लिख लेना है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें हमारा जो है कौन सा डाटा गिवन है ये हम देखते हैं। इसमें डाटा हमारा गिवन है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, यहां पे देख रहे होंगे I इज इक्वल टू 10 एम्पियर है आपका। सेकेंड चीज हमारा इसमें गिवन है टाइम 2 मिनट्स। तो टाइम जिसे हम लिख लेंगे 2 मिनट्स। अब जैसा कि आपको पता है कि टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, इसलिए इस मिनट को हम सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो है आएगा 120 सेकेंड, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे कि हमें क्या निकालना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है आपका, जिसे आप बोल सकते हैं Q, जिसे आप बोल सकते हैं Q। तो Q आपको निकालना है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसे देखा जाए। ठीक है, तो Q निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा आप पढ़े होंगे, जब स्टार्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई भी आपको सबसे पहले ये बताया होगा कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ये सिंपल सा करंट का फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहीं से आप Q निकाल सकते हैं, जहां पे आपको I का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है। आप सिंपली इसे रखेंगे और जो है Q का वैल्यू निकाल लेंगे। 10 एम्पियर इज इक्वल टू Q, टाइम जो है 120 सेकेंड है। यहां से Q इज इक्वल टू करिएगा तो 120 इंटू 10 होगा, एम्पियर और सेकेंड मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो चार्ज आएगा वो आएगा 1200 कूलम्ब। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं है, उम्मीद है कि वो भी आप बना लिए होंगे। चलिए हम भी बनाने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, देखिए आप पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें बताया जाता है Q इज इक्वल टू एनी। जब Q इज इक्वल टू एनी आप पढ़े होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि N जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है ये है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और भाग्य की बात ये है कि आपको यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है। बहुत से बच्चों को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं याद रहता है, तो बहुत ही दुखद समस्या है ये। तो इसको आप ठीक करेंगे और याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो जो है आपको निकालना होगा। अब देखिए, चार्ज का वैल्यू आप कुछ देर पहले ही निकाले हैं 1200 कूलम्ब का। N का वैल्यू आपको निकालना है इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो n इधर रह जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, और 1200 से जो है बट्टा में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, इसको जब आप ऊपर लेके जाना चाहेंगे, इसको जैसे ही ऊपर आप ले जाएंगे तो ये 12 इंटू, इसे आप 10⁻² लिख सकते हैं, और ये जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 1.6 है। अब इस 1.6 को आप कटाएंगे, मीन्स कि 1.6 में से आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट को हटाया जाए तो बट्टा में आ जाएगा 10, और ये जो 10 है ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब कि ये 10 भी आपका आ जाएगा यहाँ। जैसे ही ये 10 ऊपर आएगा इसका मतलब है जो है 19 और 2 हो जाएगा 21, और एक जो है 22, तो 12 इंटू 10⁻22/16। अब इसे आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कर लेंगे, 2 से 6 बार में 12 जाएगा, 8 बार में 16 जाएगा, फिर से 3 बार में ये जाएगा, 4 बार में ये जाएगा। अब देखिए अब तो कटने वाला है नहीं, तो यहां से जो है आप एक और काम कर सकते हैं। आप एक काम करिए, इसे जो है एक 10 को इसमें लेके इसे 30 कर दीजिए, इंटू 10⁻21 रहने दीजिए, और बट्टा में 4 रहने दीजिए। अब देखिए पॉइंट में आप ला सकते हैं, 4 सते 28 कर सकते हैं, 2 बच जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। इससे आप 7.5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, और ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप लोग जो है मिला लेंगे कि आपका जो है आंसर मिल रहा है या नहीं। हम थोड़ा देर के लिए आपके स्क्रीन से हटते हैं और आप जो है इसे मिलाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर सही होगा और मेरा भी आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं और जगह लेते हैं लिखने के लिए। ये जो है आपका छोटा हो गया, और जो है हमारे लिए जगह भी बन गया ताकि हम यहां लिख पाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म वोल्ट। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे, आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हम एक एक चीज आपको बताए हुए हैं। आपको हम बोले भी थे कि देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है आपका सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा जो है यूनिट को वो डिफाइन करने के लिए बोलता है, चाहे वो 1 वोल्ट बोले, या आप बोल सकते हैं चाहे वो डिफाइन यूनिट ऑफ वोल्टेज बोल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे। चलिए बताइए, आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, या V इज इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस चीज को जानते हैं। तो V इज इक्वल टू W/Q होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जब अगर आपका वर्क 1 जूल का हो, ठीक है, और चार्ज आपका 1 कूलम्ब का हो, तो क्या यहाँ पे ये कटकर 1 जूल पर कूलम्ब आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इस जूल पर कूलम्ब को ही आप वोल्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to carry 1, या बोल सकते हैं to carry a unit positive charge, a unit positive charge, then it is said to be 1 वोल्ट, या वोल्ट बोल सकते हैं। और यहां पे जो है आपका डिफाइन हो गया। देखेंगे आप, यहां पे डिफाइन हो चुका है।
कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, शायद कुछ ग्लिच हुआ है, उस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, तब तक इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ सीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, consisting of a battery of 2 cells each of 1.5 volt, ठीक है, 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm resistors and a plug key all connected in a series। क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो हम करके दिखलाते हैं। देखिए, आपको जो है एक डायग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है, किसका कहा जा रहा है? इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वायर, ठीक है। वायर के बाद जो है इंपॉर्टेंट है आपके सेल या बैटरी। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे, हमको जो है डायरेक्शन दिया हुआ है, और उसी डायरेक्शन से जो है हम क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए, डायरेक्शन में हमें यही दिया गया है कि 2 सेल है। आप जानते होंगे कि 2 सेल को कैसे जोड़ा जाता, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक सेल आप ऐसे बोलेंगे, और अगर 2 सेल बोले तो ये छोटा टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरह से 2 सेल जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके 2 सेल हो गए। अब कहा जा रहा है कि 2 सेल को जोड़िए, इसके अलावा 3 जो है आपको रेजिस्टर दिए हुए हैं। 3 रेजिस्टर आप कर लीजिए। चलिए, एक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की बोला गया है कि इसको सीरीज में जोड़ना है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हो गया आपका कुछ इस तरह से सर्किट। इसके अलावा एक और चीज बोला गया है जिसमें बोला गया प्लग की भी है। प्लग की भी आप पढ़े होंगे उम्मीदन, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो है वोल्टेज, मतलब करंट का फ्लो चालू रहेगा, वोल्टेज जो है आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि प्लग की में प्लग रहेगा, की रहेगी, ठीक है, और जो है आपका ये सर्किट ऑन है, ठीक है। इसके बाद जो है बोला जा रहा है कि 1.5 वोल्ट का 2 सेल है। देखिएगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 2 सेल, जो बैटरी कंसिस्ट कर रहा है वो 2 सेल को कर रहा है, जो कि ईच जो है 1.5 वोल्ट है। मतलब कि यहां सिर्फ 1.5 वोल्ट लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां पे जो है आप लिखेंगे 3 वोल्ट, ना कि 1.5 वोल्ट। इसके अलावा जो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं आपके, ये है आपका 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम, और ये जो है आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है, पढ़ेंगे बहुत ही बारीकी से, इसको पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है स्टेट ओम्स लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है वो है स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को आप स्टेट करेंगे। इसके अलावा कह रहा है कि ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लैबोरेटरी, ठीक है। एक लैबोरेटरी में इसको वेरीफाई करने के लिए एक जो है आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है कह रहा है कि इफ यू ड्रॉ a graph between the potential difference and current flowing through a conductor, what kind of curve you get? तीसरा क्वेश्चन यहां से चालू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है आपका इसी में कि explain how you would use this graph to determine the resistance of the conductor, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप डरेंगे नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, और जो लोग नहीं बनाए हैं चलिए हम उनके लिए बना देते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आप स्टेट कर सकते हैं कैसे? ओम्स लॉ ऐसे लिखेंगे, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करेंट ऑफ द वायर, करेंट ऑफ द कंडक्टर बोल सकते हैं, वायर बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। और इसे अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन अ लेबोरेटरी, ठीक है। अब एक इसको लेबोरेटरी में जो है बोल सकते हैं कि प्रूफ करने के लिए इसका लेवल डायग्राम बनाना है इसके सर्किट का, उसे आप बनाएंगे और देखेंगे कि उसे आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, उसको बनाने के लिए जो है हम सिंपली कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब चूंकि ये कह रहा है कि लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन लेबोरेटरी, तो आप जो है लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो सर्किट का भी आप डायग्राम बना सकते हैं सिंपली साइड में। चाहे तो जो है आप यहां पे ये कर सकते हैं कि ये जो है आपका एक सर्किट हो गया, ठीक है। इसमें जो है ये आपका बोल सकते हैं कि वोल्टेज हो गया और इसमें जो है आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई फ्लो कर रहा है। अब चूंकि कह रहा है कि इसे आपको लेबोरेटरी में बनाना है और उसमें जो है आपको प्रूफ करना है, या कह सकते हैं आपको इसे जो है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो आप इस चीज को अच्छे खासे समझ रहे हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I है। अब आप क्या करेंगे कि एक लेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है, और आप जो है एक लेंगे एमीटर, और दोनों में आप क्या करेंगे कि एक बार में वोल्टेज जो है, मान लीजिए कि हम वोल्टेज एक बार में 3 वोल्ट रख रहे हैं, तो हमारा करंट कुछ मान लीजिए कि 1.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। जैसे ही हम वोल्टेज को चेंज किए और इस बार जो है वोल्टेज हम क्या किए, 6 वोल्ट कर दिए, डबल कर दिए वोल्टेज को। जैसे ही 6 वोल्ट किए तो हमारा जो है करंट का भी फ्लो डबल होना चाहिए, तब जाके ये जो है आप इसे क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो आपको वोल्ट मीटर, एक एमीटर लेना होगा लेबोरेटरी में, और दोनों में क्या करना होगा कि आपको वोल्टेज का भी मात्रा बढ़ाना होगा, और वोल्टेज का मात्रा बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, करंट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को एक बार, 2 बार, 3 बार करेंगे, और अगर देखेंगे कि अगर वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, देन यू आर राइट, और आप कह सकते हैं कि आपका जो ओम्स लॉ है इसे आप क्या कर गए, वेरीफाई कर गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी में देखेंगे कि कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे करते हैं कि इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू गेट। चलिए देखिए, कह रहा है कि जब आप इसमें जो है ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, तो आप किस तरह का कर्व को पा रहे हैं, डिड यू गेट कह रहा। देखिए, मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि ये है आपका ग्राफ, जिसमें ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है आपको पता होना चाहिए कि इस पे हमेशा क्या रहे, फ्लो करेगा करंट, और जो वाई एक्सिस हो गया इस पे आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को आप आई से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को आप भी से, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफ। उसके बाद कह रहा है कि ग्राफ बनाने के बाद, देखिए कह रहा है कि ग्राफ बनाने के बाद जो है व्हाट काइंड यू कर्व यू गेट। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए कि हम वोल्टेज जो है शुरुआत में 1.5 वोल्ट रखे थे, सॉरी यहां जो है करंट है, वोल्टेज इधर है। चलिए, वोल्टेज मान लीजिए कि शुरुआत में हम 1.5 रखे थे, ठीक है। अगर हम 1.5 रखे हैं तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा 1.5 मतलब कि वोल्टेज को जो है हम बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ा के हम जो है यहाँ पे 6 वोल्ट कर दे रहे हैं। जैसे ही 6 वोल्ट करेंगे, जैसे ही 6 वोल्ट किए, हमारा जो करंट है मान लीजिए कि 1.5 एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर से हम वोल्टेज को इंक्रीज किए, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज मान लीजिए डबल कर दीजिए, यहाँ पे हम 12 वोल्ट कर दिए, तो हमारा करंट भी डबल हो गया, 3 एम्पियर। फिर जो इसको 3 गुना कर दिए, मान लीजिए कि हम 12 18 कर दिए,
तो फिर ये जो है हमारा 3 गुना होगा और 3 गुना होगा तो 4.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए 6 वोल्ट होने से हमारा कितना हो रहा है 1.5, 12 वोल्ट होने से हमारा कितना हो रहा है 3 एम्पियर, 18 वोल्ट होने से हमारा कितना हो रहा है 4.5 हो रहा है। अगर इस ग्राफ के को प्लॉटिंग करते हैं तो हमारा जो है कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आएगा। चूंकि जनरल रफ किए हैं तो ये जो है मिल नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन यही ग्राफ हमारा जो है बन के आएगा। अगर आप पढ़े होंगे VI ग्राफ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको किस तरह का कर्व दिखाई दे रहा है। तो कर्व तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप जो है इसमें क्या पाए हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पाए हैं। इसके अलावा कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है इसे एक्सप्लेन करिए कि इस ग्राफ का यूज जो है आप किस तरह से रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है आपको कहता है y/x। ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको बताता है y/x। अब देखिए y चूंकि आपका क्या है वोल्टेज है, x आपका क्या है करंट है, और आप ओम्स लॉ से पढ़े होंगे V = IR। तो R = क्या हो रहा है V/I। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ये क्या बता रहा है आपको रेजिस्टेंस बता रहा है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको रेजिस्टेंस बता रहा है, तो आप बोल सकते हैं सिंपली कि स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल के हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहें तो ले सकते हैं इस पॉइंट को कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है 12 वोल्ट है और I जो है आपका कितना है 3 एम्पियर है। ठीक है, जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए हमारा जो है 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं। जब वोल्टेज हम 6 वोल्ट रखे हैं तो हमारा करंट है 1.5 एम्पियर, यहां से आप कटाएंगे तो 4 बार में जाएगा, यहां भी 4 एम्पियर आ गया। इसके अलावा एक ये भी देख सकते हैं इस पॉइंट पे भी कि 18 वोल्ट दिया हुआ है और आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4.5 कर रहा है, इसे भी कटाएंगे तो 4 बार में चला जाएगा, 4 एम्पियर आ गया। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल के आप जो है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये जो है आपको ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत भी बारीकी से समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से पढ़ेंगे आप, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। थोड़ा सा छोटा करते हैं बनाने के लिए, छोटा करके साइड में कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ठीक है, आपको जब हम बता रहे थे रेजिस्टेंस तो इसमें हम आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बताए होंगे, और जब हम आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बताए थे तो बताए थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिंपली कहा जा रहा है कि शेप ऑफ द वायर जो है डिपेंड्स, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स को बताइए जो शेप ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहे हो। उम्मीदन आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे, मतलब कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। पहला मतलब कि अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो आपका जो है क्या बढ़ सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकेंड चीज आप पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल
एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। और आप इसे देखेंगे तो आप बोल सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। रीजन देना है। देखिए रीजन वाले क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं, तो आप जो है रीजन वाले क्वेश्चंस को करने का कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन यही है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है जबकि ग्लास नहीं है। तो आप ये पढ़े होंगे जरूर, जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वो मेटल्स में कम होते हैं एज कंपेयर टू, आप बोल सकते हैं, एलॉय, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि एलॉय के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल से भी कम रेजिस्टेंस जो है एलॉय का है, एलॉय से भी कम रेजिस्टेंस आपका मेटल का है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? नॉन मेटल का है। और मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे क्या है? कम है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। और आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही फ्लो करते हैं। अब चूंकि रुकावट भी नहीं है, फ्लो भी कर रहे हैं, तो बताइए कि ये गुड कंडक्टर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे। सेकेंड चीज कि नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और ऊपर से रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, रुकावट भी बहुत ज्यादा है, तो बताइए कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर सकता है, उसमें करंट फ्लो कैसे कर सकता है? तो सिंपली आप समझ गए होंगे रीजन को। तो उम्मीद करते हैं आप लिख देंगे। जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे उनके लिए हम लिखवा दे रहे हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। लिख सकते हैं आप कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while glass is not, because metals have low resistance than glass। ठीक है, तो सिंपली आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। इसका भी आंसर कुछ देर पहले ही दे चुके हैं हम। देखिए, कहा जा रहा है कि एलॉय को हम क्यों कॉमनली यूज कर रहे हैं हीटिंग डिवाइस में। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ा है हीट भी कितना होगा, उतना ही बढ़ेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ रहा है। और आपको पता होना चाहिए, अभी हम लिखे थे कि मेटल से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है? एलॉय का होता है। ठीक है, अब चूंकि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा तो हीट कौन ज्यादा होगा? एलॉय होगा। और अगर हीट एलॉय हो रहा है तो किसको हम यूज करेंगे हीटिंग डिवाइस में? मेटल को थोड़े करेंगे, एलॉय को ही करेंगे। तो सिंपली लिख सकते हैं आप कि एलॉय हैव मोर रेजिस्टेंस देन मेटल और प्योर मेटल। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड कि आप बोल सकते हैं कि एलॉय इज यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, चलिए
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही बारीकी से किए होंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सोच समझकर बनाने वाला क्वेश्चन है। आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और समझेंगे। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, और तब और हो जाता है जब यहाँ पे आपको एरिया न देकर रेडियस दे दे तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ एरिया देके आपको बहुत ही इजी कर दिया है। अगर वहां एरिया नहीं देता, रेडियस देता, तो फिर आपको एरिया ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं या एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना पड़ता पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है, तो बहुत इजी कर दिया है आपको एरिया देकर। चलिए, तो सबसे पहला काम हम करेंगे जो हर एक न्यूमेरिकल को बनाने के पहले करते हैं, लिखेंगे हम गिवन। ठीक है, और गिवन लिखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। मतलब कि आपको लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले इसको हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए आप बताएंगे कि क्या किया जाता है। ठीक है, आप बताएंगे क्या किया जाता है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। इसका मतलब आप बताइए यहाँ डिवाइड किया जाएगा या मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आप करेंगे 100 से डिवाइड। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप करते हैं 100 से डिवाइड। ठीक है, और जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, देखिए आप ये कर सकते हैं। बहुत बच्चों को ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप समझेंगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 50/100। तो बहुत इजी चीज है ये, उम्मीद करते हैं कि सबको आ रहा होगा। चलिए, इसके बाद देखेंगे कि आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एरिया जब देखेंगे आप, एरिया 0.01 mm², मिलीमीटर स्क्वायर है। अब फिर से आपके पास यहां चैलेंज है कि मिलीमीटर को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में करेंगे, क्योंकि एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 हो जाएगा। अब 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1/1000। अब देखिए, सिर्फ इसे मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट किए हैं, यहां मिलीमीटर स्क्वायर है, और जब यहां मिलीमीटर स्क्वायर है तो आप इस चीज को फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को। देखिए ध्यान से देखिएगा, 0.01 को आप फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आ जाएगा यहाँ 0.01/10 टू द पावर 6, और ये जो है आपका ऊपर जाएगा और आप लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो चीजें आ गई हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं। अब आपको रेसिस्टिविटी दिया है, रेसिस्टिविटी आपको पता होना चाहिए, रो रेसिस्टिविटी आपको पता होना चाहिए। रो का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। चलिए फॉर्मूला रखते हैं हम, R इज इक्वल टू रो L/A। हमें R निकालना है, रो का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। लेंथ आप निकाल चुके हैं, लेंथ आप निकाले हैं 50 गुना 10 के पावर -2 मीटर। एरिया भी आप निकाल चुके हैं 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। चलिए, मीटर और इस मीटर से इस मीटर स्क्वायर को हम काट सकते हैं इजीली।
10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -8 को हम हटा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं -2। अब यहाँ देखेंगे जब बेस सेम होता है 10 टू द पावर -4 और ये जो है आपका ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जब ऊपर जाएगा आपका 100 तो ये 2 जीरो से यहाँ कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका -2 और ये जो है जब नीचे आएगा तो आप बोल सकते हैं 250/100 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 2.5 ओम आ जाएगा अंततः आंसर। तो इस चीज को आप देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, लेकिन आप बोल सकते हैं कि अंततः आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आए तो देखें कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे छोटा करते हैं हम और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये आपका, कहा जा रहा है कि 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम respectively are to be connected to a battery of EMF 6 वोल्ट so as to obtain। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा गिवन, कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है R1 जो कि 5 ओम, R2 जो कि है आपका 10 ओम। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि कनेक्ट किया गया है ईएमएफ। देखिए ईएमएफ बहुत बड़ा चीज नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि आपको वोल्टेज को ही बोला जाता है। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो उससे वोल्टेज ना बोल के ईएमएफ बोला जाएगा। तो वोल्टेज जो है आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट। अब कह रहा है कि फाइंड करिए, ऑब्टेन करिए मिनिमम करंट फ्लो। आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम करंट फ्लो कहां होता है। अब एक बात बताइए, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा। अब बताइए कि I जो है R का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर R का वैल्यू बढ़ा मतलब I का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अब एक बात बताइए कि रेजिस्टेंस हाई कौन से कॉम्बिनेशन में मिल सकता है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा, क्योंकि सिंपली हम उसमें जोड़ते हैं R1 R2 R3 R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो जोड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है सबसे ज्यादा मिलता है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा मिलेगा तो उसी में करंट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो सिंपली हम देखेंगे इस चीज को। देखिए हम जो है सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे और लिखेंगे R1 प्लस R2। हम पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। R1 प्लस R2 करेंगे तो 5 ओम प्लस 10 ओम हमारा आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, फिर वोल्टेज देखेंगे, हमारा 6 वोल्ट दिया हुआ है। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। B हमारा 6 वोल्ट है, R हमारा कितना है, 15 वोल्ट है, सॉरी 15 ओम है। कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15 मतलब 0.4 एम्पियर। ये पहला चीज आ गया, इसका आंसर आप निकाल लिए। दूसरा क्या देखेंगे, सेकंड में कह रहा है कि मैक्सिमम, आपको पता होना चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। जब हम, आपको पता होना चाहिए कि R इक्विवेलेंट अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालते हैं तो वो कम आता है, और अगर आपका करंट रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा। तो चलिए इस बार जो है हम क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 जो है आपका कितना है, 5 ओम, प्लस 1/R2 आपका कितना है, 10 ओम। चलिए 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10 2 1 3/10 ओम। और R इक्विवेलेंट का अगर हम बात करेंगे तो फिर इसको हम अपोजिट कर देंगे। R इक्विवेलेंट जो है आपका 10/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज फिर से आपका दिया हुआ है वही सेम चीज 6 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। I इज इक्वल टू V/R करेंगे, V आपका 6, R आपका 10, 3 चला जाएगा ऊपर, 18/10 मतलब कि 1.8 एम्पियर। तो सबसे ज्यादा आपका जो करंट आया है 1.8 एम्पियर है, सबसे कम जो करंट आया है वो है 0.4 एम्पियर। ठीक है,
इसके अलावा देखिए कह रहा है कि हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। अच्छा, कह रहा है कि ईच केस में आप कैसे जो है रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो पहला वाला में हम सीरीज करेंगे सीरीजली, और दूसरा वाला में जो है हम पैरेलली कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अगला कह रहा है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करेंट इन द टू केसेस। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करेंट इन द टू केसेस। तो टोटल करेंट जो है आपका यही आ रहा है 0.4 इसका आ रहा है और इसका 1.8 आ रहा है। अगर टोटल उससे भी ज्यादा निकालना है तो आप टोटल कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए 1.8 और 0.4 आपका आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो हाउ यू डू कनेक्ट टू 4 ओम रेजिस्टर्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ, पहला है 2 ओम और दूसरा है 8 ओम। तो देखिए आपको जो है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन एक मिल सकता है आपको 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन चूंकि बहुत ही इजी है और उम्मीद है कि इजी ही पूछा जाएगा। देखेंगे करेंगे कैसे आप जो है 2-4 ओम के रेजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो आपको जो कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलेगा वो 2 ओम मिलेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे पहला उपाय है कि देख लीजिए कि आपका जो गिवन रेजिस्टर है, ठीक है, गिवन रेजिस्टर्स वो आपका 2 बार 4 ओम है, मतलब R1 4 और R2 भी क्या है 4 ओम है। अब जो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है वो कम निकालना है या ज्यादा ये भी देखना है। अगर गिवन रेजिस्टर से आपको कम निकालना है देन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जुड़ेगा ये जुड़ेगा डेफिनेटली पैरेलल में। ठीक है, डेफिनेटली किस में जुड़ेगा, पैरेलल में जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए 4 ओम 4 ओम देख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे आप 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, 4 आपका हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 2/4 कटाएंगे 2 आ जाएगा, मतलब कि ऊपर जाएगा तो 2 ओम आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए जब गिवन रेजिस्टेंस से कंबाइंड रेजिस्टेंस जो मिल रहा है आपको वो कम मिल रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे उसे पैरेलल में जोड़ेंगे, और अगर ज्यादा मिल रहा है तो आप उसे जो है सिंपली किस चीज में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है 8 ओम मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं सिंपली आपका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ भी 4 ओम और यहाँ भी 4 ओम। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 प्लस R2 आप करेंगे, सिंपली आपका आ जाएगा 4 ओम प्लस 4 ओम और टोटल आ गया 8 ओम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे कि आप जो है इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। A wire that has resistance R is cut into 2 equal pieces. The two parts are joined in parallel. What is the resistance of the combination? जैसे जैसे क्वेश्चन दिए है उसको हम करेंगे। सिंपली कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जिसके पास रेजिस्टेंस R गिवन है, ठीक है, तो गिवन R जो है R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि R अपॉन क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, 2 इक्वल पार्ट में कट रहा है, माने R/2 R/2 दोनों को जोड़ेंगे तो R आ जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इन दोनों को हम सिंपली ऐसे नहीं जोड़ रहे, इसको हम जोड़ रहे हैं पैरेलली। पैरेलली का मतलब क्या हो गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R/2 प्लस 1/R/2, ये चीज है। फिर इससे देखेंगे तो आपका ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/R प्लस 2/R। इसे जोड़ेंगे तो R एलसीएम होगा तो R हो जाएगा 2 प्लस 2 मतलब कि 4/R। और जब R इक्विवेलेंट निकालने चलेंगे मतलब इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो इसे भी हमें अपोजिट करना होगा और यहां से आ जाएगा R/4 और ये होगा आपका आंसर। देखिएगा तो
कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे वैसे वैसे आपको करते चले जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स। चलिए देखिए, एक रेजिस्टर है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें एक रेजिस्टर, 2, 3, 4 और 5 रेजिस्टर्स हैं। 3, 4, 5। वोल्टेज जो है आपको गिवन है, 9 वोल्ट का बैटरी है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 6 ओम। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 0.6 नहीं है, ये 6 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 6 ओम रजिस्टर। इस इंडिविजुअल में बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। और आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जो करंट होता है वो हर एक जगह क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम इसमें करंट निकालना है कि करंट जो है टोटल करंट आ कितना रहा है। करंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, और इसके लिए हमें V भी चाहिए और R भी चाहिए। और R एक इंडिविजुअल से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें टोटल करंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालना होगा। अब यहां से देखेंगे R इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, R1, R2, R3, R4, R5। देखिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 6। जैसे ही करेंगे 5, 4, 9, 9, 3, 11, 11, सॉरी 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 मतलब कि 1.4 और 6 है मतलब कि 7.4 ओम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले को रखते हैं। फॉर्मूला देखिए हमारे पास ये है, मतलब कि I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। V का वैल्यू हमें पता है 9 वोल्ट, R का वैल्यू है 7.4। ये अगर ऊपर जाता है तो इंटू 10 हो जाएगा। अगर इसे हम कटाने का कोशिश करें तो सिंपली 2 से पहले कटाते हैं तो ये 5 बार में जाएगा, ये जाएगा 3 और 7 बार में। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसके आगे का कैलकुलेट कर लेंगे, 37 आ रहा है 45/37। ठीक है, इसके आगे आप कर लेंगे। तो उम्मीदन ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।